श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पीडीएफ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। तो आपको उसका पासवर्ड जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के किसी भी सेक्शन में मैं पासवर्ड रिवील कर सकता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट मत कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के किसी भी सेक्शन में वो पासवर्ड हम रिवील कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को जानने वाले हैं कि मार्केटिंग के आखिरकार फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आखिरकार होता क्या है, इसका डेफिनेशन ये कहता है कि द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज which are required to be performed in the marketing of goods and services are called marketing functions। तो marketing functions का मतलब क्या हुआ कि goods का marketing में जो भी functions हमें करने होते हैं वो सभी के सभी marketing functions कहलाते हैं। जैसे अगर एक गुड और सर्विस को मैंने बना लिया है, तो अब बना लेने के बाद मुझे उसे जब मार्केट में उसका मार्केटिंग करना होगा, तो वो मार्केटिंग करने के लिए मुझे जो कुछ भी एक्टिविटीज करना पड़ेगा वो सब का सब मार्केटिंग फंक्शन कहलाएगा। जैसे स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, बाइंग, असेंबलिंग, उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर में आता है। तो अब मार्केटिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सचेंज फंक्शंस, दूसरा होता है फिजिकल फंक्शंस, तीसरा होता है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सचेंज फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो एक्सचेंज फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि दीज मार्केटिंग फंक्शंस आर कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ये जो मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं ये ओनरशिप के ट्रांसफर के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब इन सब में हम ओनरशिप का ट्रांसफर होना पड़ते हैं। तो एक्सचेंज फंक्शन में जो पहला फंक्शन है वो है बाइंग एंड असेंबलिंग। तो बाइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। बाइंग मीन्स द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, components and finished goods. Buying involves several activities such as determination of needs, selecting the source of supply, ascertaining the suitability of goods, negotiating the terms of purchase, and arranging for the transfer of ownership. Assembling is different from buying. It begins after the goods have been purchased. It involves collection of goods already purchased from different sources at one common place. तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज फंक्शन। तो एक्सचेंज फंक्शन में क्या होता है कि रॉ मटेरियल या फिर किसी भी चीज का ओनरशिप चेंज होता है। मतलब उसका ओनरशिप एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है बाइंग एंड असेंबलिंग। तो बाइंग क्या है? बाइंग पहला स्टेप है मार्केटिंग में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड गुड्स को अपने पास रखना। मतलब अपने पास खरीद के रखना रॉ मटेरियल्स को एक कंपनी के द्वारा, वो बाइंग कहलाता है। जब एक कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदती है तो वो बाइंग कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो एक न्यूज़पेपर कंपनी जब वो न्यूज़पेपर का जो कागज जब वो खरीदती है तो वो उसका बाइंग हुआ। तो बाइंग इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, सिलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, एसरटेनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स, नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ परचेज एंड अरेंजिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एंड बाइंग में भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि हमें कितना चाहिए वो, फिर उसके बाद हमें कितना सोर्स, कहाँ से हमें वो लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो सूटेबिलिटी कितना होगा, क्या वो गुड हमारे लिए जो हम खरीद रहे हैं कंपनी के लिए वो ठीक है कि नहीं रहेगा। फिर उसके बाद अगर नेगोशिएशन अगर होता है कुछ तो वो सब। तो बाइंग का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी अपना रॉ मटेरियल खरीद रही है। यही इसका सिंपल मीनिंग है जो कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बाइंग का मतलब है कि कंपनी अपना रॉ मटेरियल्स खरीद रही है। अब उसके बाद आता है असेंबलिंग। सो असेंबलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग। इट बिगिंस आफ्टर द गुड्स हैव बीन परचेज्ड।
It involves collection of goods already purchased from different sources at one common place. तो अब असेंबलिंग क्या है? असेंबलिंग बाइंग से अलग है। असेंबलिंग जो है वो जब बाइंग हो जाता है उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये कि जब गुड्स परचेज हो चुके हैं उसके बाद असेंबलिंग होता है। असेंबलिंग में क्या होता है? असेंबलिंग में हम लोग जितने भी गुड्स हमने परचेज करके रखे हुए हैं उन सबको एक जगह लाते हैं। जैसे आप मान के चलिए एक एक बुक वाली कंपनी है तो वो क्या करेगी, वो पेपर को कहीं से खरीदेगी, फिर वो इंक को कहीं से खरीदेगी, फिर वो मशीन्स को कहीं से खरीदेगी। तो ये जो वो जो अलग अलग जगह से खरीद रही है ये बाइंग है। लेकिन जब वो उन सबको एक साथ ले आती है अपने फैक्ट्री में तो वो असेंबलिंग कहलाता है। तो ये सब असेंबलिंग के अंदर में आते हैं। तो बाइंग एंड असेंबलिंग हमने समझ लिया कि बाइंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स को खरीदना एंड असेंबलिंग का मतलब होता है उन रॉ मटेरियल्स को एक जगह पे रखना। फिर उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कस्टमर्स, क्रिएटिंग डिमांड एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर वैल्यू फॉर मनी। इन ऑर्डर टू सेल इट्स products, a business firm has to perform several functions like informing the buyers and persuading them to buy. For creating demand and increasing sales, the firm makes use of advertising, salesmanship and sales promotion. तो सेलिंग का मतलब क्या हो गया? सेलिंग का मतलब होता है सामान को बेच देना। लेकिन डेफिनेशन के लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं कि इसका पहला मतलब होता है अपने कस्टमर्स को ढूंढना एंड उन कस्टमर्स के अंदर में एक डिमांड जनरेट करना और उस डिमांड जनरेट करने के बाद वो जो गुड्स है उसको पैसों के बदले में ट्रांसफर करना। मतलब एक कंपनी सबसे पहले लोगों को ढूंढेगी, फिर उन लोगों के अंदर में एक डिमांड जगाएगी उन चीजों को खरीदने के लिए एंड लास्ट में उन्हें वो चीज वो बेच देगी पैसों के बदले में। तो ये सेलिंग कहलाता है। इन ऑर्डर टू सेल इट्स प्रोडक्ट, अ बिजनेस फर्म हैज टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक इन्फॉर्मिंग द बायर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय। अब सेलिंग करने के लिए एक कंपनी को बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे उसे अपने बायर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब वो इन्फॉर्म किस तरीके से करती है? वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू इन्फॉर्म करती है। वो एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाती है कि देखिए हमारा ये सामान अभी मार्केट में आया है, आप इसे खरीदिए। तो इस तरीके से वो अपने बायर्स को इन्फॉर्म करती है एंड बाद में उन्हें राजी करती है उनको खरीदने के लिए। फॉर क्रिएटिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग सेल्स द फर्म मेक्स यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन। ये हमने समझ ही लिया है कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप से एक कंपनी डिमांड क्रिएट करती है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम सामान को जो कि बन चुका है उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिंपली सामान को बेचते हैं एंड उन बिके हुए सामान को लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई इन्वॉल्व्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब फिजिकल सप्लाई का मतलब क्या हो जाता है? फिजिकल सप्लाई का मतलब हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहलाता है जिसमें कि हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरी जगहों पे शिफ्ट करते हैं। तो इसमें पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हु आर लोकेटेड एट डिफरेंट places. In the absence of transportation, a manufacturer will have to restrict his production for the local market only. The producer will not be able to send goods to consumers located far away. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले के जाना। इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक की तरह सर्व करता है जिनके द्वारा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्रोड्यूसर सामान बेच के कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड है एंड कंज्यूमर सामान खरीद के प्रोड्यूसर के साथ कनेक्टेड है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो जाता है कि वो जो गुड्स है वो दूर दूर तक पहुंच पाता है एंड अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो वो जो प्रोड्यूसर होगा उसको अपना गुड्स का जो रेंज है वो एक बहुत लिमिटेड एरिया में ही रखना पड़ेगा। उसे एक बहुत छोटे एरिया में ही उसको सिमट के रह जाना होगा। तो ताकि वो चीज़ ना हो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है जिसमें कि हम लोग सिंपली अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मैन्युफैक्चर हुए हैं उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगहों पे ले जाते हैं ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके। उसके बाद आता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। सो स्टोरेज रिफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन
consumption. Goods are not consumed at once when they are produced, they are consumed after a particular period of time. So for the time being, goods need to be stored and preserved in order to protect them. Storage creates time utility by bridging the gap between the time of production and the time of consumption. तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा गुड्स बन चुका है इनको हम संभाल के रखें। अब होता क्या है कि जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो चीज़ का प्रोडक्शन हो गया और उस चीज़ का कंजम्पशन तभी हो जाता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में एक अच्छा खासा टाइम गैप हो सकता है। तो वो जो अच्छा खासा टाइम गैप होगा उतने टाइम गैप के लिए वो सामान कहाँ पे रहेगा, वो स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज में रहने वाला है। तो स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग का मतलब होता है उस सामान को जब तक वो कंज्यूम ना कर लिया जाए तब तक उसको संभाल के रखना। एंड ये कहाँ पे होता है, ये स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस में होता है, ये कोल्ड स्टोरेजेस में होता है, जहाँ पे कि सामान को जो कि बन के कंपनी से आ चुका है उसके लिए जब तक कस्टमर्स डिमांड मार्केट में ना करे तब तक उसे वहीं पे रखा जाता है। तो स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग का यही मतलब होता है कि अपने सामान को कंजम्पशन तक संभाल के रखना। फिर उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। सो फैसिलिटेटिंग फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच असिस्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैसिलिटेटिंग फंक्शंस कौन से फंक्शंस हो गए, ये वो फंक्शंस हैं जो कि फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों को मदद करते हैं। मतलब ये फंक्शंस उन सभी को हेल्प करते हैं। तो फैसिलिटेटिंग फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच असिस्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ये असिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च रिफर्स टू अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑल फेजेस ऑफ मार्केटिंग सो एज टू फाइंड आंसर्स टू वेरियस मार्केटिंग क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द कंज्यूमर। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है एक साइंटिफिक एंड एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन मार्केटिंग के बारे में, जिससे कि हम मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ले सके, कंज्यूमर का नॉलेज ले सके कि कंज्यूमर को आखिरकार क्या क्या सामान चाहिए। तो मार्केटिंग रिसर्च का सिंपल मतलब होता है मार्केट में जाके कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानना, उन सब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जान के रखना, यही मार्केटिंग रिसर्च कहलाता है। मार्केटिंग रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन एज थ्रू प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च वन कैन अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड कैन दस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंगली। इन अ कंज्यूमर oriented market, consumer market research plays a vital role। and marketing research जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च हो जाने से एक कंपनी क्या कर सकती है कि वो अपने कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझ सकती है एंड उसी के हिसाब से गुड्स बना सकती है। तो इससे होगा क्या कि वो कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे एंड एक कंज्यूमर जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एंड इन अ कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट, कंज्यूमर मार्केट रिसर्च प्लेज अ वाइटल रोल। एंड एक ऐसा मार्केट जहां पे वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो, जहां पे सब कुछ कंज्यूमर के ऊपर में ही हो, वहां पे मार्केट रिसर्च एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मतलब कि मार्केटिंग रिसर्च के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी अंडरस्टूड एंड प्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट अकॉर्डिंगली। तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि हम अपने कंज्यूमर के नीड्स को समझ सकते हैं एंड प्रोडक्शन को वैसे ही अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मतलब हम अपने कंज्यूमर के नीड्स को समझ के प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है द रेस्पॉन्स ऑफ अ कस्टमर टुवर्ड्स अ प्रोड्यूसर कैन बी अंडरस्टूड एंड इफ द रेस्पॉन्स इज नॉट सेटिस्फैक्टरी नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। एंड हम मार्केटिंग रिसर्च करके एक कस्टमर का क्या व्यू पॉइंट है, क्या फीडबैक है एक प्रोड्यूसर के लिए, उसको समझा जा सकता है। एंड अगर वो फीडबैक अच्छा नहीं है तो उस फीडबैक को सुधारने की कोशिश की जा सकती है, उस फीडबैक के ऊपर खरे उतरने की कोशिश कंपनी के द्वारा की ही जा सकती है। इसके बाद आता है द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली। एंड इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का कितना डिमांड है मार्केट में उसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इस तरीके से। मतलब हम मार्केटिंग रिसर्च करके ये जान सकते हैं कि वो जो गुड एंड सर्विस है उसका कितना डिमांड मार्केट में है।
उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग देम इनटू द मार्केट। हम मार्केटिंग रिसर्च करके क्या कर सकते हैं कि नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अगर वो चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो फिर हम उसका प्रोडक्शन को रोक देंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च से हमें यह भी एडवांटेज मिलता है कि हमें मालूम चल पाता है कि हमें क्या इसका प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स कैन मेक प्रॉपर फ्यूचर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। एंड अगर मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से हो तो इससे जो फर्म्स हैं वो अच्छे फ्यूचर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। एक कंपनी जो है वो एक अच्छा फ्यूचर प्लान या फिर एक स्ट्रैटेजी बना सकता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इट रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मेड। इन दिस प्रोसेस द क्वालिटी, साइज, कलर एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज डिसाइडेड keeping in mind the needs of the customers. The ways through which product will be manufactured or the techniques of production is decided to give the best output. तो हम इसमें क्या करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कि हम इसमें ये प्लान करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आखिरकार कैसा दिखने में होगा, किस टाइप का होगा। इसमें प्रोडक्ट का जिस तरीके से उसको मार्केट में रिलीज करना है या फिर जिस तरीके से उसको मार्केट में पेश करना है, मतलब हमें प्रोडक्ट को आखिरकार बनाना किस तरीके का है वो हम प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में समझ सकते हैं। इसमें हम डिसीजंस बनाते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का कलर, उसका क्वांटिटी, सब कुछ इसी में डिसाइड किया जाता है। एंड ये सब कुछ कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सब कुछ कस्टमर के नीड्स को सोच के ही डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेसिक मेजर्स और स्टैंडर्ड to which the products must conform. It also involves taking steps to ensure that the products manufactured adhere to the स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेप्स बनाना, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना जिनके ऊपर एक प्रोडक्ट को खरा उतरना चाहिए इससे कि पहले वो मार्केट में लॉन्च हो सके। ये एक तरीके से हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये इसमें हम लेवल्स सेट करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए कि उस प्रोडक्ट को इतना लेवल पार करना पड़ेगा तब वो मार्केट में जाके रिलीज हो सकता है। वो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग में करते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग products into well-defined grades or lot on the basis of established standards. It is done after the standardization of products have been done. तो जब हमारा standardization of product हो जाता है, मतलब standardization अब खत्म हो चुका है, तो उसके बाद हम grading पे ध्यान देते हैं। अब grading क्या है? grading एक तरीका है जिसमें हम छांटते हैं हमारे प्रोडक्ट को, मतलब हमारे प्रोडक्ट को क्वालिटी के हिसाब से छांटा जाता है। जैसे जब चावल खेत से निकलता है तो वो किसान उस चावल को बहुत सारे भाग में छांटता है कि ये 35 रुपए वाला चावल होगा, ये 30 रुपए वाला चावल होगा, ये 40 रुपए वाला चावल होगा, ये 25 रुपए वाला चावल होगा। तो उस तरीके से उसको सॉर्ट किया जाता है। एंड ये उस तरीके को छांटने या फिर उसको सॉर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग ग्रेडिंग बोलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला है स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स सेल बेटर एंड फेच मोर प्रॉफिट्स। अब ये क्या कहता है कि जो गुड स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब जिनके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, वो इजीली बिक जाते हैं एंड उनसे प्रॉफिट्स भी ज्यादा होता है। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ये आमतौर पे देखा गया कि जो गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं वो कंज्यूमर से एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को वो स्टैंडर्डाइज्ड होने की वजह से कंज्यूमर को मालूम है कि ये चीज ऐसा है तो ये चीज वैसा है, तो कंज्यूमर उसी के हिसाब से अपना कंजम्पशन कर सकता है। थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसफर टू मार्केट्स बेस्ट सूटेड फॉर देम। अब होता क्या है कि हर एक टाइप के गुड के लिए हर एक टाइप का मार्केट होता है, तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करके ये जो गुड्स है इनको अपने मार्केट के हिसाब से भेज सकते हैं। जैसे हमने वहां पे जब चावल वाला लिया तो हमने वहां पे एग्जाम्पल में यही देखा था कि वो फार्मर क्या कर रहा है कि वो चावल को छांट दे रहा है, ये 35 वाला, ये 30 वाला, ये 25 वाला, ये 20 वाला, ये 40 वाला। तो वो वैसे छांट के क्या कर सकता है कि जहां पे 35 वाला चावल सबसे बढ़िया बिकता है वो उसको वहां पे भेज सकता है, जहां पे 25 वाला बढ़िया बिकता है वहां पे 25 वाले को भेज सकता है, जहां पे 40 वाला बढ़िया बिकता है वहां पे 40 वाले को बढ़िया से भेज सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे इस मार्केट मेरे लिए बेस्ट है तो इस मार्केट में मैं इसको भेज सकता हूं। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है? ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड
अपग्रेडिंग की वजह से हो रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली वैल्यूड, देयर इज लेस फ्लक्चुएशन इन देयर प्राइसेस। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं उनका वैल्यू इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, उनका वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, उनका एमआरपी डिसाइड करना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एंड उनका प्राइस में फ्लक्चुएशन भी बहुत कम होता है, मतलब प्राइस उतना जल्दी ऊपर नीचे नहीं हो जाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। उसका बाद लास्ट एडवांटेज है वो है प्राइसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स कैन बी मेड फिक्स्ड एंड कैन बी अनाउंस्ड इन एडवांस्ड। अब ये जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं इनको हम फिक्स्ड कर सकते हैं, इनको हम फिक्स करके रख सकते हैं एंड इनको हम एडवांस में बोल सकते हैं। मतलब हम स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का जो दाम है उसको फिक्स करके रख सकते हैं जिससे कि कंज्यूमर को मालूम रहे कि हाँ ये चीज इतना ही दाम में बिकता है, एंड हम कंज्यूमर को ये पहले बता सकते हैं कि ये हमारा इतना स्टैंडर्ड का गुड है, इसका इतना दाम है, आप क्या इसको इतने में खरीदना चाहेंगे या फिर इतने में नहीं खरीदना चाहेंगे। ये सब कुछ चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद। I